हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की जिस पोएम को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स। अब 2 अप्रैल मॉर्निंग्स क्यों बोला गया है इस पोएम को, तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं, तभी हमें इसकी क्या समझ में आएगी, पूरी थीम समझ में आएगी। देखिए, अप्रैल का महीना है, ठीक है, ये आपको समझ में ही आ रहा होगा, और मॉर्निंग का टाइम है, ठीक। अब इसमें 2 अप्रैल क्यों दिए गए हैं? क्या एक साल में 2 अप्रैल आते हैं? नहीं। देखिए, यहाँ पे 2 अप्रैल की बात हो रही है, एक पास्ट वाले अप्रैल की बात हो रही है, और एक जो प्रेजेंट चल रहा है अप्रैल, उसकी बात हो रही है। अब विलियम वर्ड्सवर्थ के एक फ्रेंड थे जिनका नाम था मैथ्यू। देखिए, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम की एक पूरी सीरीज़ है, ऐसे ही विलियम वर्ड्सवर्थ की मैथ्यू पोएम की एक सीरीज़ है जिसमें इनकी 4 पोएम्स क्या हैं, इंक्लूड हैं। फर्स्ट तो है आपकी मैथ्यू, सेकंड है आपकी ये वाली द 2 अप्रैल मॉर्निंग, है ना, थर्ड है आपकी द फाउंटेन, एंड द फोर्थ वन इज एड्रेस टू द स्कॉलर ऑफ द विलेज स्कूल। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ भाई कन्वर्सेशन कर रहे हैं किससे? अपने फ्रेंड मैथ्यू से। देखिए, मैथ्यू की एक बेटी थी जिसका नाम था एमा, ठीक है, वो 9 ईयर्स ओल्ड थी। अप्रैल में जो पास्ट वाला अप्रैल है उसमें क्या हुआ था, उसकी डेथ हो गई जब वो केवल 9 साल की थी केवल। अब क्या हो रहा है भाई प्रेजेंट में विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं, देखिए पहले तो ये दोनों घूमने जा रहे हैं आपस में, है ना, मिलके। तभी विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं वाह कितना सुहाना मौसम हो रहा है, क्या खूबसूरत अप्रैल की सुबह है। तभी उन्हें वो उनके जो फ्रेंड थे उनको पिछली अप्रैल याद आ जाती है। तो वही चीज़, दो चीज़ जो है कंट्रास्ट हो रही हैं कि हाँ, एक सुख वाला अप्रैल और एक दुख वाला अप्रैल। ठीक है, तो अभी हम और बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझेंगे इस पोएम को तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले ये समझिए कि इसमें कितने स्टेंजा हैं। इसमें 15 स्टेंजा हैं, ठीक है, क्वाट्रेन है पूरी 15 स्टेंजा की, यानी आपकी टोटल कितनी लाइन्स हो गई? 60 लाइन्स हो गई। और इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए बी। तो क्या है फर्स्ट पैराग्राफ, पढ़ते हैं। देखिए, वी वॉकड अलोन विद ब्राइट एंड रेड अप्रोच द मॉर्निंग सन एंड मैथ्यू स्टॉप्ड, ही लुक्ड एंड सेड द विल ऑफ गॉड बी डन। क्या कह रहे हैं? देखिए, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, वी वॉकड अलोन वाइल ब्राइट एंड रेड। वी यानी कि मैं और मैथ्यू, हम दोनों जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे भाई? अप्रैल की मॉर्निंग थी, एकदम ब्राइट था। कौन था ब्राइट? ये जो सन है। अब देखिए, जब सूरज सुबह सुबह उगता है तो कैसा होता है? एकदम ब्राइट कलर का होता है, इतनी तेजी उसमें होती नहीं है। तो वही कह रहे हैं क्या? वाइल ब्राइट एंड रेड अप्रोच द मॉर्निंग सन, जब मॉर्निंग का जो सूरज था कैसा था? ब्राइट था और रेड था। एंड मैथ्यू स्टॉप्ड, तभी मैथ्यू जो है स्टॉप हो जाता है, एकदम रुक जाता है। ही लुक्ड एंड सेड, वो सूरज को देखता है और कहता है, क्या कहता है? द विल ऑफ गॉड बी डन। और वो कहता है, क्या कहता है? कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा है। क्या है ईश्वर की इच्छा? कि एक ये वाली अप्रैल की मॉर्निंग है कि हम सुबह जा रहे हैं, टहल रहे हैं। एक वो अप्रैल की मॉर्निंग थी, वो दुख भरी अप्रैल की मॉर्निंग, जब मैंने अपनी बेटी को खोया। सब ईश्वर की इच्छा है, सब ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सेकंड पैराग्राफ पे देखते हैं क्या कहते हैं वो। अ विलेज स्कूल मास्टर वॉज ही विथ हेयर ऑफ ग्लिटरिंग ग्रे। ये जो मैथ्यू थे, इनके बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ हमें बताते हैं कि ये कौन थे भाई? एक स्कूल मास्टर थे, और अब उनकी एज हो गई है थोड़ी सी, और उनके जो हेयर हैं, जो उनके बाल हैं, वो कैसे हो गए हैं? थोड़े ग्रे कलर के, थोड़े भूरे कलर के हो गए। एज ब्लिथ अ मैन एज यू कुड सी ऑन अ स्प्रिंग डे। और वो बहुत ही खुशनुमा रहने वाले व्यक्ति थे, और ख़ास तौर से कब? जब स्प्रिंग के हॉलीडे होते थे। और ये याद रखिएगा, ये कौन थे मैथ्यू? एक स्कूल मास्टर थे, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। एंड ऑन दैट मॉर्निंग थ्रू द ग्रास एंड बाय द स्टीमिंग रिल्स वी ट्रेवल्ड मैरीली टू पास अ डे अमॉन्ग द हिल्स। क्या मतलब है इस लाइन का? देखिए, एंड ऑन दैट मॉर्निंग थ्रू द ग्रास, उस दिन हमने डिसाइड किया था, हमने किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने और मैथ्यू ने। क्या? कि हम टहलते टहलते आज पूरा दिन कहाँ बिताएंगे? हम लोग बिताएंगे पूरा दिन पहाड़ों के बीच में, ठीक है। थ्रू द ग्रास, ग्रास से होते हुए जाएंगे। एंड बाय द स्टीमिंग रिल्स, और जो गिरते हुए बहते हुए झरने उनके आसपास घूमेंगे। वी ट्रेवल मैरीली टू पास अ डे अमंग द हिल, और हम लोग पूरे दिन ट्रेवल करेंगे, पूरे दिन घूमेंगे। और किसके बीच में घूमेंगे? जो हिल्स है उसके बीच में हम लोग आज पूरा दिन बिताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैरा देखिए, फोर्थ नंबर का। आर वर्क सेड आई was well begun. Then from thy breast what thought, beneath so beautiful a sun, so sad a sigh has brought. क्या कहना चाह रहे हैं इसमें वर्ड्सवर्थ? देखिए, जब दोनों लोगों को घूमते घूमते थोड़ा टाइम बीत गया, ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ के मन में एक क्वेश्चन आया मैथ्यू से पूछने के लिए। क्या क्वेश्चन आया? देखिए, आर वर्क सेड आई वॉज वेल बिगन।
जब हम लोगों ने प्लानिंग की थी, किस चीज़ की प्लानिंग करी थी कि आज हम लोग घास पे रहेंगे, झरनों को देखेंगे, है ना, इस प्रकृति के बीच में रहेंगे, पूरा दिन एंजॉय करेंगे, हिल्स में रहेंगे। तो जब सब कुछ बढ़िया शुरुआत हो रही है, देन फ्रॉम दाई ब्रेस्ट व्हाट थॉट, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे मन में कुछ और ही विचार चल रहा है। जब इतना सब कुछ अच्छे से शुरुआत हो गई, हम लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पूरा दिन निकल गया है, थोड़ा सा टाइम बचा है, तो आप ऐसे मतलब इतने उदास क्यों लग रहे हो। बीनीथ सो ब्यूटीफुल अ सन, मतलब इतना खूबसूरत सूरज खिला हुआ है, इतने बढ़िया तरीके से वो चमक रहा है, खिला हुआ है। सो सैड अ साई हैज़ ब्रॉड, तो आप मुझे इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। मतलब आपके अंदर की जो आह है, दर्द है, वो ऐसा लग रहा है कि इतना खूबसूरत प्रकृति के नज़ारों को आप इंजॉय नहीं कर रहे हो, आप किसी दर्द में हो। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको याद आ रही है और इतना खुशनुमा मौसम हो रहा है, इतनी बढ़िया चीज़ें हो रही हैं, इतना बढ़िया सब कुछ खिला हुआ लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, ये सूरज भी निकल रहा है, झरने बह रहे हैं, और इतनी बढ़िया मॉर्निंग में भी आप दुखी प्रतीत हो रहे हो। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको वो सता रही है, आपको याद आ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं पैराग्राफ, क्या कहते हैं फिर वो। देखिए 5th स्टैंजा में वो रिप्लाई करते हैं, कौन, मैथ्यू रिप्लाई करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को। क्या कहते हैं देखिए, अ सेकेंड टाइम डिड मैथ्यू स्टॉप, फिर से सेकेंड टाइम यानी दूसरी बार मैथ्यू स्टॉप हुए, रुके, एंड फिक्सिंग स्टिल हिज आई, और अपनी आइज को फिक्स किया, कहाँ पे, अपॉन द स्टर्न माउंटेन टॉप, जो पूरब की ओर माउंटेन था, पर्वत था, उसके टॉप की तरफ देखा। टू मी ही मेड रिप्लाई, और उन्होंने मुझे जवाब दिया। भाई क्या जवाब दिया उन्होंने, नेक्स्ट में देखेंगे। देखिए, yon cloud with that long purple cleft brings fresh into my mind a day like this which I have left full 30 years behind। देखिए बहुत गहरी बात कही है, क्या कही है, ये अक्सर हमारे जीवन से भी रिलेटेड है कि जब भी हमारे साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, अगर वो अचानक हमारे सामने आ जाती है तो हमें पूरा हमारे माइंड में वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं जो हमारे साथ या तो अच्छा हुआ है या फिर बुरा हुआ है। तो वही मैथ्यू कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यॉन क्लाउड विद दैट लॉन्ग पर्पल क्लेफ्ट, मतलब ये जो देखो, ये जो बादल है उस पर जब सूरज की रोशनी पड़ रही है और एक ऐसी पर्पल कलर की रोशनी निकल रही है, तो जैसे ही मैंने उस रोशनी को देखा, ब्रिंग्स फ्रेश इनटू माय माइंड, जो मेरे माइंड में कुछ फ्रेश, मतलब कुछ ऐसा छोड़ गई, कुछ ऐसी यादें छोड़ गई, कुछ ऐसी यादों को ताज़ा कर दिया। अ डे लाइक दिस विच आई हैव लेफ्ट, एक ऐसे दिन को ताज़ा कर दिया जो मैं पहले की सब चीज़ देख चुका हूँ। फुल 30 ईयर्स बिहाइंड, मतलब ये जो मेरे अंदर की आह है ना, ये जो डेथ हुई थी, देखिए आप समझिए, इनकी जो बेटी थी उसकी डेथ हो गई थी, एमा नाम की बेटी थी, और ये कब की बात है, ये 30 साल पहले की बात है। तो उन्हें वही चीज़ वो एकदम याद आ जाती है, वो पर्पल रोशनी देख के याद आ जाती है, वो बादल देख के याद आ जाती है कि उस समय भी ऐसा खुशनुमा माहौल था, कब, 30 साल पहले। और जैसे ही मैंने इस पर्पल रोशनी को देखा, इस खुशनुमा माहौल को देखा, ऐसा लग रहा है कि मतलब सभी मेमोरी एकदम से क्लिक कर गई मेरे माइंड में, जो मैं कहाँ छोड़े आया था, 30 साल पहले छोड़े आया था। ठीक है, वो 30 साल पहले की बात उन्हें पूरी एकदम रिकॉल हो जाती है माइंड में। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। देखिए अब वो कहते हैं, मैथ्यू क्या कहते हैं फिर से देखिए, एंड जस्ट एवर बियॉन्ड स्लॉप ऑफ कॉर्न सच कलर्स एंड नो अदर्स वेयर इन द स्काई दैट अप्रैल मॉर्न ऑफ दिस द वेरी ब्रदर। देखिए वो कहते हैं, एंड जस्ट एवर बियॉन्ड स्लोप ऑफ कॉर्न, देखिए वहाँ जो फसल उगी हुई है, किससे कह रहे हैं, वर्ड्सवर्थ से कह रहे हैं। देखिए दूर देखिए, वहाँ पर जो फसल उगी हुई है उसके किनारे पर ही क्या है, उसके पास ही क्या है, एक स्लोप है, एक ढाल है। ठीक है, सच कलर्स एंड नो अदर्स, मुझे अच्छे से याद है कि उस सुबह भी वही चीज़ थी, वही कलर्स थे, इसके अलावा कोई कलर्स नहीं थे। मतलब जैसी सुबह आज है, सेम टू सेम वही सुबह थी, कब, 30 साल पहले, जब उनकी जो डॉटर थी, कौन, एमा, उनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। वेयर इन द स्काई द अप्रैल मॉर्न ऑन दिस द वेरी ब्रदर, और भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये समझो कि आज जैसा है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही कब था, अप्रैल की उस मॉर्निंग में था, कब, 30 साल पहले। ठीक है, विथ रॉड एंड लाइन आई सूट द सपोर्ट, वो बताते हैं कि आज से 30 साल पहले मैं थोड़ा फुर्तीला हुआ करता था और ऐसे ही घूमता रहता था, विच दैट स्वीट सीजन गेव, और तब भी ऐसा स्वीट सा सीज़न होता था और मैं घूमता था, फिरता था, एंड टू द चर्च यार्ड कम, और
चर्च के पास जाता था, स्टॉप्ड शॉर्ट, और वहाँ रुकता था, ठीक है, बिसाइड माई डॉटर ग्रेव। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज ही के दिन मुझे मेरी डॉटर की क्या देखनी पड़ेगी भाई, ग्रेव देखनी पड़ेगी, उसकी कब्र देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट पैरा देख लेते हैं, देखिए 9th नंबर का। 9 summers had she scarcely seen the pride of all the vale। मैथ्यू बताते हैं कि वो उनकी जो डॉटर थी, देखिए 9 ईयर की थी जब उसकी डेथ हुई थी, तो वो कहते हैं कि वो मुश्किल से 9 साल भी समर्स को नहीं देख पाई थी। उसने अपनी जीवन के 9 साल भी मुश्किल से वो कंप्लीट नहीं कर पाई थी। लेकिन द प्राइड ऑफ ऑल द वेल, मुझे अपनी बेटी पे क्या होता है भाई, बहुत ज़्यादा प्राइड महसूस होता है, बहुत गर्व होता है। वो इस पूरी घाटी की, पूरी वादी की, यानी वेल यानी आपकी वादी, पूरी इन वादी की क्या थी, वो एक प्राइड थी। देन वो कहते हैं एंड देन शी सैंग शी वुड हैव बीन अ वेरी नाइटिंगेल। वो कहते हैं फिर एक दिन आया, उसने क्या गाया, एक गाना गाया, और उसने इतना मधुर गाना गाया कि जैसे मानो कोई नाइटिंगेल गाना गा रही हो। उसका जो सॉन्ग था वो इतना मधुर था कि जैसे आप ये समझिए कि पूरी वादी में उसकी आवाज़ गूंजती थी। एक नाइटिंगेल जितना मधुर गाना गाती है वैसे ही गाया किसने, उनकी बेटी ने, ठीक है। नेक्स्ट पैरा पे आ जाइए अब। 6 feet in earth my Emma lay। देखिए क्या नाम था उनकी बेटी का, एमा, ठीक है। एंड yet I loved her more, for so it seemed then till that day I ever had loved before। देखिए वो कहते हैं, फिर से क्या कहते हैं भाई मैथ्यू, 6 feet in earth my Emma lay। जिस बेटी से मैं इतना प्यार करता था वो आज 6 feet धरती में क्या कर रही है भाई, दफन है। एंड येट आई लव्ड हर मोर, और आज भी मैं उससे उतना ही प्यार करता हूँ। फॉर सो इट सीम दैन टिल दैट डे, और शायद उस दिन से ज़्यादा प्यार करता हूँ जब से मैंने उसे खोया। आई हैवर हैड लव्ड बिफोर। मुझे लगता है कि शायद उसको खोने से पहले मैं उसे इतना प्यार नहीं करता था जितना कि मैं उसे खोने के बाद करता हूँ। देखिए होता भी है ऐसा कि जब आपका कोई लव्ड वन आपसे दूर चला जाता है तो आपको लगता है कि बस पता नहीं क्या हो गया है ना, और आपको लगता है आपको उससे प्यार मोहब्बत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। वो आपके दिल में तो रहता है ना, आप उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद आपको उसकी बहुत ही ज़्यादा याद आती है और वो प्यार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। नेक्स्ट पैरा देख लेते हैं, देखिए। And turning from her grave, I met beside the churchyard yew a blooming girl whose hair was wet with point of morning dew। देखिए वो क्या कहते हैं मैथ्यू, फिर से उन्हें बताते हैं वर्ड्सवर्थ को कि एंड टर्निंग फ्रॉम हर ग्रेव, जैसे ही मैं अपनी बेटी एमा जो है उसकी ग्रेव यानी कि उसकी कब्र से मुड़ा ही था, आई मेट बिसाइड द चर्चयार्ड यू। वहीं चर्च के पास एक यू पेड़ था, उसके नीचे अ ब्लूमिंग गर्ल हुज हेयर वॉज वेट, एक बहुत ही सुंदर सी, चंचल सी, प्यारी सी एक लड़की से मैं मिला, हुज हेयर वॉज वेट, जिसके जो हेयर थे उसके कैसे थे, वेट थे, भीगे हुए थे, विथ पॉइंट्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू। किस चीज़ से भीगे हुए थे, मॉर्निंग ड्यू से, क्योंकि भाई मॉर्निंग का टाइम था, ठीक है, और जो मॉर्निंग ड्यू होती है उससे उसके हेयर क्या थे, भीगे हुए थे। नेक्स्ट पैरा में देखिए वो क्या कहते हैं, अ बास्केट ऑन हर हेड शी बेयर हर ब्रो वॉज स्मूथ एंड वाइट। देखिए जब वो लड़की देखी उन्होंने, मैथ्यू ने, जब वो मुड़े वहाँ से तभी उन्होंने एक लड़की देखी है ना, और वो लड़की जब देखी तो उसके सर पे एक बास्केट रखी हुई थी, उसने एक बास्केट पहन रखी थी। हर ब्रो वॉज स्मूथ एंड वाइट, और उसकी जो ब्रोज थी वो कैसी थी, स्मूथ, बहुत ही सॉफ्ट और वाइट थी। टू सी अ चाइल्ड सो वेरी फेयर, उसका कलर एकदम फेयर था, और ऐसी फेयर कलर की ऐसी खूबसूरत सी बच्ची को देख के इट वॉज अ प्योर डिलाइट, मेरे मन को बहुत ही ज़्यादा क्या मिल गया, एकदम सुकून मिल गया, शांति मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पैराग्राफ। नो फाउंटेन फ्रॉम इट्स रॉकी केव एवर ट्रिप्ड विथ फुट सो फ्री। मैथ्यू बताते हैं कि वो जो चाइल्ड थी, वो जो बच्ची थी जिसको उन्होंने देखा था, वो कैसी थी, वो इतनी ज़्यादा फुर्तीली थी, इतना फुर्तीला तो वो फाउंटेन, वो झरना भी नहीं होता जो एक केव, रॉकी केव के पास से निकलता है, ठीक है। ऐसी मैंने इतनी फुर्तीली बच्ची जो इतनी बढ़िया तरीके से चहलकदमी करे, इतनी तेज़ी से कदम बढ़ाए, ऐसी बच्ची मैंने आज तक नहीं देखी। शी सीम्ड एज हैप्पी एज अ वेव दैट डांसेस ऑन द सी। शी सीम्ड एज हैप्पी एज अ वेव, वो इतनी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी जैसे कि मानो एक वेव होती है, दैट डांसेस ऑन द सी, जो क्या समुद्र पे क्या करती है, डांस करती है, ठीक है। मतलब वो इतनी खुश लड़की प्रतीत हो रही थी जैसे कि समुद्र की एक वेव हो,
वो चल नहीं रही थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे वो डांस कर रही हो। ठीक है, नेक्स्ट पैरा देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या कहते हैं, देयर केम फ्रॉम मी अ साइन ऑफ पेन विच आई कुड इल कन्फाइन, आई लुक्ड एट हर एंड लुक्ड अगेन एंड डिड नॉट विश हर माइन। देखिए वो क्या कहते हैं, मैंने जैसे ही उस चाइल्ड को देखा, उस बच्ची को देखा, मुझे फिर से अपनी बच्ची वही याद आ गई जिसको मैं खो चुका हूँ। विच आई कुड इल कन्फाइन, जो मैं अपनी बच्ची को खो चुका हूँ उसे देख के मुझे फिर से वही सारी चीज़ें याद आ गई। आई लुक्ड एट हर, मैंने उसको देखा, एंड लुक्ड अगेन, और फिर से देखा, एंड डिड नॉट विश हर माइंड। और पहले तो मैं जो सोच रहा था काश ये मेरी बेटी होती, लेकिन अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, कि जैसे मैंने अपनी बेटी को खो दिया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे भी खो दूँ या इसे भी मुझे खोना पड़े। तो मैं समझ गया था कि ये वो बेटी नहीं थी जिसे मैं खो चुका हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए। नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ क्या है देखिए। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ में विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, देखिए, मैथ्यू इज इन हिज ग्रेव येट नाउ मी थिंक आई सी हिम स्टैंड। मैथ्यू भी अपनी ग्रेव में चले गए हैं, यानी मैथ्यू की भी अब मौत हो चुकी है। ये हमें कौन बता रहे हैं, हम विलियम वर्ड्सवर्थ बता रहे हैं। येट नाउ मी थिंक आई सी हिम स्टैंड, और अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैथ्यू अभी भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। एज डैट मूवमेंट विद अ बो ऑफ वाइल्डिंग इन हिज हैंड, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस समय, कब, जब मैथ्यू की जो बेटी थी वो कफन में क्या थी, बंद थी, है ना। तब जैसा मैथ्यू को फील हो रहा था कि काश वो उसके साथ होती, आज वैसा ही मुझे फील हो रहा है कि काश मैथ्यू मेरे साथ होते। विद अ बो ऑफ वाइल्डिंग इन हिज हैंड, और वो लोग जो सारा समुदाय, सारे लोग जो हाथ में कैसे बिल्कुल झुकी हुई निगाहों से, झुके हुए, मतलब एक टहनी की तरह झुके हुए खड़े हुए थे। क्या लेके, हाथ में फूल लेके, है ना, उस पेड़ के आसपास खड़े हुए थे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैथ्यू भी हमारे साथ अभी भी क्या है, वहाँ पे मौजूद है। जैसे उस वक्त मैथ्यू को एक गम था कि उसकी बेटी उससे बिछड़ गई, वैसे ही आज मुझे गम है कि मैथ्यू जो मेरा फ्रेंड था वो मुझसे क्या हो गया, बिछड़ गया। यहीं पे पोएम हमारी ख़त्म होती है, फिनिश होती है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, देन हम करेंगे इसकी कोटेशंस। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए 398 नंबर तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे विलियम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चन आंसर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, 399 से। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है, कौन सा, हु कंपोज्ड दिस पोएम, इस पोएम को किसने कंपोज किया था, तो वो थे हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 400 नंबर का, दिस पोएम वॉज रिटन इन, कब लिखी गई थी ये पोएम, ये लिखी गई थी 1798-99 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस पोएम वॉज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश्ड हुई थी ये पोएम, तो वो हुई थी आपकी 1800 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 402 नंबर का, इन विच बुक दिस पोएम वॉज पब्लिश्ड, किस बुक में पब्लिश्ड हुई थी ये पोएम, तो ये हुई थी आपकी सेकंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द जॉनर ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का जॉनर क्या है, तो वो है आपका बैलेट। और बैलेट क्या होता है ये मैं आपको पूरा डिटेल में बता चुकी हूँ, इसकी पूरी वीडियो बना चुकी हूँ। आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 404 नंबर का क्वेश्चन, इन विच मीटर दिस पोएम इज रिटन, किस मीटर में लिखी गई है, तो देखिए ये लिखी गई है आयम्बिक टेट्रामीटर में एंड आयम्बिक ट्राईमीटर में। अब ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया, इस पोएम के हर एक स्टेंजा में कितनी लाइन्स हैं, देखिए 4 लाइन्स हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट और थर्ड लाइन में तो टेट्रामीटर यूज़ किया गया, आयम्बिक टेट्रामीटर, और सेकंड और फोर्थ लाइन में आयम्बिक ट्राईमीटर यूज़ किया गया है। ठीक है, हर स्टेंजा में आपको पता है 4 लाइन्स है। ठीक है, और फर्स्ट और थर्ड लाइन में कौन सा मीटर है, टेट्रामीटर, जिसमें कितने फीट होते हैं, इसमें 4 फीट होते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और आयम्बिक ट्राईमीटर में कितने फीट होते हैं, 3 फीट होते हैं। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 405 नंबर का क्या है, हाउ मैनी स्टेंजास आर देयर इन दिस पोएम, कितने स्टेंजास हैं, देखिए 15, ये मैंने आपको अभी अभी पूरा करा ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन ईच स्टेंजा, हर एक स्टेंजा में कितनी लाइन है, 4 लाइन। अब देखिए कितने स्टेंजास है, 15 मल्टीप्लाई आप 4 करेंगे तो कितने हो गई, टोटल लाइन्स हो गई कितनी, 60। तो टोटल लाइन्स कितनी है आपकी, 60। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 408 नंबर का, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम, राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम की, तो वो है आपकी ए बी, फर्स्ट लाइन ए, सेकंड बी, थर्ड ए एंड द फोर्थ वन इज बी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 409 नंबर का, व्हाट आर द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन दिस पोएम। कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है इस पोएम में, तो वो की गई है पर्सोनिफिकेशन, इमेजिनरी, रिपीटेशन एंड एलिट्रेशन। ओके, अब ये सब क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ शॉर्ट वीडियो में करा चुकी हूँ, सारी लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स, सारी आपकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, फिगर ऑफ स्पीच, सब चीज़ें मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में करा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 410 नंबर का, क्या है, हु वाज एमा। एमा कौन थी, देखिए मैंने आपको बताया था कौन थी एमा, मैथ्यूज डॉटर, जो कितने साल की थी, केवल 9 ईयर्स की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 412 नंबर का, मैथ्यूज वाज अ, मैथ्यू कौन था भाई प्रोफेशन से, वो था एक स्कूल मास्टर, है ना। देखिए अब नेक्स्ट है हमारी कोटेशन, क्या है, देखिए 430 नंबर का, वी वॉक्ड अलोन वाइल ब्राइट एंड रेड अप्रोच द मॉर्निंग सन। देखिए एक तो ये फर्स्ट पैराग्राफ से ली गई है, फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट 2 लाइन्स हैं, ठीक है। और इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ, हम साथ साथ चले थे और उस समय क्या हो रही थी भाई, सूरज निकल रहा था, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो रहा था, उज्जवल हो रहा था, लाल हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट कोटेशन देख लेते हैं, देखिए नेक्स्ट है हमारी 14 नंबर की कोटेशन, 414 नंबर की, 9 summers had she scarcely seen the pride of all the world। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था 9 summers had she scarcely seen, और मतलब 9 समर भी वो अच्छे से नहीं देख पाई थी, द प्राइड ऑफ ऑल द वर्ल्ड, और वो क्या थी, वो सारी घाटी का एक गौरव थी, कौन, एमा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कोटेशन, क्या है कोटेशन नेक्स्ट, 6 feet in earth my Emma lay and yet I loved her more। मेरी एमा जो है 6 फीट धरती के अंदर है, क्यों है भाई धरती के अंदर, क्योंकि उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। और ये कौन कह रहा है भाई, ये कह रहे हैं मैथ्यू, ठीक है। और क्या कहते हैं आगे, एंड येट आई लव्ड हर मोर, और फिर भी मैं उससे अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ, बल्कि उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ जितना मैं उससे पहले प्यार करता था। ऐसा नहीं कि कोई चला गया तो बस प्यार ख़त्म, प्यार बना रहता है, बल्कि और ज़्यादा उसकी याद आती है। तो वही अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं कौन, मैथ्यू, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 416 नंबर का क्वेश्चन, आई लुक्ड एट हर एंड लुक्ड अगेन एंड डिड नॉट विश हर माइंड। जब मैंने आपको बताया था कि जब उसकी वो ग्रेव पे थे, किसकी, एमा की, कौन, मैथ्यू, और जैसे ही वो मुड़ने के बाद उन्हें एक प्यारी सी लड़की दिखाई देती है ना, और वो क्या कहते हैं कि पहले तो नहीं लगता है कि ये कौन है, एमा है, बिल्कुल एमा जैसी लग रही थी, लेकिन फिर वो बाद में सोचते हैं कि नहीं ये मेरी एमा नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ये मेरी एमा हो। क्यों, क्योंकि जैसे मेरी एमा मुझे छोड़ के चली गई, जैसे मेरी बच्ची मुझे छोड़ के चली गई, मैं नहीं चाहता कि ये बच्ची भी मुझे छोड़कर जाए। तो वही लाइन है, ये क्या है, उसकी ओर देखा, किसकी ओर, उस छोटी बच्ची की ओर देखा, और फिर दोबारा से देखा, ऐसा लगा कुछ पल के लिए कि वो कौन है, मेरी एमा ही है। और इच्छा की, क्या इच्छा की, एंड डिड नॉट विश हर माइंड, कि वैसे तो ये मेरी बेटी है नहीं, पहले मैं इसको अपनी बेटी समझ रहा था, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरी बेटी हो भी ना, क्योंकि ऐसा ना हो जैसा एमा मुझे छोड़ के चली गई, ऐसे इसको भी जाना पड़े, ठीक है। यहाँ पे जो इनके क्वेश्चंस हैं और कोटेशंस हैं ये फिनिश होती है। अब देख लेते हैं कोटेशंस की ट्रिक। आपको केवल इतना याद करना है कि एमा एक 9 साल की बच्ची थी जो अप्रैल, पहले तो इसे स्प्रिंग को हटा के क्या कर लेना है, हमें अप्रैल कर लेना है। यहाँ पे एमा 9 साल की क्या थी, बच्ची थी, जो अप्रैल के महीने में हमें अकेला छोड़कर चली गई। अब देखिए क्या चीज़ कहाँ से ली है मैंने, देखिए हमें अकेला छोड़कर चली गई, हमें, वी, अलोन, अकेला, ठीक है। इसको हम अलोन की जगह थोड़ी देर के लिए क्या मान लेंगे, अलोन मान लेंगे। और देखिए नेक्स्ट 9 साल की बच्ची थी, तो ये 9 आपका क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कोटेशन में आपका एमा क्लियर हो ही रहा है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से उठा लीजिए आप माइन, और एमा के आगे आप एक और चीज़ बढ़ा दीजिए, एमा मेरी 9 साल की बच्ची थी जो अप्रैल, तो आपका अप्रैल क्लियर हो जाएगा। कौन सी वाली पोएम है ये, 2 अप्रैल वाली पोएम है, ठीक है। तो क्या आपको याद करना है, एमा मेरी 9 साल की बच्ची थी जो अप्रैल के महीने में हमें अकेला छोड़कर चली गई। इस तरीके से आपको सारी कोटेशंस याद हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। जहाँ भी एमा आता है ना, 9 साल की आता है, या मेरी आता है, अप्रैल आता है, तो आपके माइंड में एकदम क्लिक हो जाएगा क्या कि ये कहाँ से है भाई, ये द 2 अप्रैल मॉर्निंग वाली जो पोएम है ये वहाँ से लिया गया है। ओके, आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो, क्लियर हुई हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।